स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं लक्ष्य टेस्ट सीरीज का 4th नंबर का जो टेस्ट है उसके केमिस्ट्री के सॉल्यूशन 81 से लेकर 100 तक। फर्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज द एब्जॉर्प्शन आइसोबार फॉर द कीमो एडजॉर्प्शन। तो कीमो एडजॉर्प्शन जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसके लिए अपने को ग्राफ देखना है। तो अपन ने जैसा देखा है कि कीमो एडजॉर्प्शन जो रहता है वो मोनोलेयर रहता है और टेम्परेचर को अगर इनिशियली अपन देखते हैं x/m जो रहता है इसके लिए x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर लो है तो, अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, इन्वर्सली हो जाता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो अपन ने बात की है कि पहले क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। देन ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। जो कोलाइडल पार्टिकल रहते हैं उनकी रेंज के बीच में है। जैसा कि आपको पता है कि कोलाइड जो पार्टिकल होती हैं उसकी रेंज जो रहती है, अगर मीटर में बात कर रहे हैं अपन तो 10 टू दी पावर 9 से लेकर 10 टू दी पावर -6 मीटर के बीच में होती है, ठीक। और अगर आप उसमें नैनोमीटर में देख सकते हो, एंगस्ट्रॉम में देख सकते हो, वो भी अपन ने देख रखा है। तो अपने को एक ही आंसर चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट हाईएस्ट स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। जो लायोफिलिक कोलाइड जो रहता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। और क्यों होता है उसका रीजन अपन ने देखा था कि लायोफिलिक कोलाइड जो रहता है वो क्या होता है, जैसे ही अपन उसको सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं लायोफिलिक कोलाइड को, इसमें कौन आता है, स्टार्च, जिलेटिन, गम वगैरह आते हैं। तो जैसे ही ये क्या होता है, इसके जो पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं तो इसके साथ ये क्या करता है, बाउंड बना लेता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और ऐसी ऐसी क्या हो जाएंगी, लेयर का फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके साथ कुल मिला के सॉल्वेंट के साथ इसके जो पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं और इस तरह की क्या बन जाती हैं, लेयर बन जाती हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाई सॉल्वेशन ड्यू टू ए लेयर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन मीडियम के साथ काय का फॉर्मेशन कर लेती है, ये लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है, मतलब ये सॉल्युबल होता है ज्यादा, इसलिए भी ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोप को हम मिक्स कर रहे हैं वाटर में बिलो द क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो जो CMC होता है, हमने जैसे देखा है कि जो सोप होती है क्या है, RCONA। सोप को अगर आपने लो कॉन्सेंट्रेशन में लिया है, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में ले रहे हैं अपन सोप को, तो क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन में ये वर्क करती है एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करेगी ये, ओनली इलेक्ट्रोलाइट मींस ये क्या करती है, ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगी। इसमें क्या होगा, कोई भी मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और यदि अपन ने इसको काय पे लिया है, CMC जो कंसंट्रेशन होता है 10 टू दी पावर -3 से लेकर 10 टू दी पावर -4 मोल पर लीटर, इतना कंसंट्रेशन होता है। तो इस पे क्या होता है, ये मिसेल का फॉर्मेशन करती है, एक बड़ा पार्टिकल बन जाता है और काय का, बड़ा पार्टिकल बनके काय का फॉर्मेशन हो जाता है, मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है, मिसेल बन जाती है। तो ये क्या है, एक कोलाइड का फॉर्मेशन करती है। तो अगर आपने कंसंट्रेशन इसका क्या लिया है, कम लिया है, CMC से कम लिया है, लो लिया है, तो क्या हो जाएगा, ये काय का वर्क करेगी, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करती है। ये काय का फॉर्मेशन नहीं करेगी, मिसेल का फॉर्मेशन नहीं करेगी, मीन्स क्या है, अपना ये कोलाइड का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा, नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए मेथड ऑफ द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम ए कोलाइड। तो कोलाइड्स के प्यूरिफिकेशन की मेथड अपन ने पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो होती है डायलिसिस। डायलिसिस में अपन ने दो टाइप का डायलिसिस देखा था, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस और एक थर्मल डायलिसिस। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और एक क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन। तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस से प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब एक प्रकार की क्या रहती है, फिल्टर पेपर रहता है। और सेंट्रीफ्यूगल में क्या करते हैं अपन, इसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर उसको घुमाते हैं और इसके बाद उसकी इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाती है, फिर उनको सेपरेट कर लेते हैं। अब बचा कौन है, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन से कोलाइड का प्यूरिफिकेशन नहीं करते और चीजों का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो कौन सी मेथड नहीं होगी प्यूरिफिकेशन की, डी वाली मेथड नहीं होगी।
क्वेश्चन नंबर 86, जो ये बेस है काय पर, जो अपन ये अपन जो पेप्टाइजेशन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, जब कोलाइड का हम फॉर्मेशन करते हैं तो हम उसमें क्या लेते हैं, कोलाइड के फॉर्मेशन में जैसे अपन ने एक हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ये क्या रहता है, फ्रेशली प्रिसिपिटेट सॉल्यूशन रहता है, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया FeCl3, तो क्या होता है जब कोलाइड का फॉर्मेशन होता है तो इसमें FeOH होल थ्राइस, इसके सरफेस पर एक कॉमन आयन जो Fe3+ है, ये इसका एडजॉर्प्शन होता है, और एडजॉर्प्शन जो रहता है वो कैसा होता है, परमानेंट लेयर के फॉर्म में होता है, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, फिक्स लेयर। तो ये फिक्स लेयर का फॉर्मेशन होता है इसमें एक तो, इसके बाद इसमें जो Cl बचा है इसका ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ ये भी जुड़ जाएगा, लेकिन ये कौन सी लेयर बनती है, टेम्परेरी लेयर या डिफ्यूज लेयर बोलते हैं ये Cl, इसके चारों तरफ क्या बन जाता है, Cl भी जुड़ जाएगा, तो ये कौन सी लेयर बनती है, डिफ्यूज लेयर बनती है। अब ये जो डिफ्यूज लेयर होती है ये, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो क्या कहलाता है, जीटा पोटेंशियल कहलाता है, ये अपन ने पढ़ा है। तो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे अपन बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को मैच करना है और अपने को क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो देखें, मोल निकालने के लिए मोल H2SO4 के मोल निकालना है, तो उसका अमाउंट दिया गया है, तो H2SO4 के अमाउंट दिया गया है और मोल निकालना है, अपन यहीं पे कर लेते हैं। तो WB क्या फार्मूला होता है, WB/MB। तो हम क्या करेंगे इसमें 391 डिवाइडेड बाय 98 इसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4 मोल के समथिंग। फिर अगर अपने को लीटर में दिया रहता है तो फिर अपन कैसे मोल निकालते हैं, तो मोल इक्वल टू, अगर लीटर में दिया है तो वॉल्यूम लीटर में डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो इस तरह से अपन इसको निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या दिया है 44.8 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, तो इसमें कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। तो इसका 2 मोल हो गया। एल्यूमिनियम का भी ग्राम में अमाउंट दिया है, तो क्या करेंगे WB/MB, तो कितना दिया है 9 डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम 27, तो अप्रोक्सीमेटली 3.33। अब बचा कौन है कार्बन दिया है, तो कार्बन जो रहेगा कितना दिया है, कार्बन वाला डी ऑप्शन में जो अपने को कार्बन दिया है उसका अमाउंट दिया है 65 माइक्रो मतलब 10⁶ ग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, कार्बन का जो वेट है वो कितना है 12 है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा इसमें, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें क्या हो जाएगा, देखो H2SO4 के तो कितने मोल हो रहे हैं, 4 मोल हो रहे हैं, ये कितने हो रहे हैं 2 मोल हो रहे हैं, ये 0.33 मोल हो रहा है, और ये कितने हो रहे हैं 5.4 10⁻⁻⁶। तो इसका करेक्ट अपन मैच करें तो फर्स्ट वाले का क्या आना चाहिए, फर्स्ट वाले का फोर्थ आना चाहिए, सेकंड वाले का क्या आना चाहिए, सेकंड वाले का फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ए। थर्ड वाले का, डी वाले का क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अपना वो कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, हमें मैच करना है, आपको कोलाइड के जो सिस्टम है वो दिए गए हैं, कोलाइड के तंत्र दिए गए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड क्या है इसमें ज्यादा है और उसमें क्या मिलाया गया है, सॉलिड मिलाया गया है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल बोलते हैं। फिर लिक्विड इन सॉलिड, मतलब लिक्विड काय में मिला है, सॉलिड में। मीडियम कौन है इसमें, सॉलिड है, और फेज क्या है इसमें, फेज है लिक्विड, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। लिक्विड सबको पता है इमल्सन बोला जाता है, ठीक। और क्या कर रहे हैं अपन, लिक्विड में क्या मिला रहे हैं, गैस, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉर्मल बोलते हैं, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैच खा रहा है वो कौन सा है, ए वाले का क्या आना चाहिए सेकंड, बी वाले का थर्ड आना चाहिए, और डी वाले का क्या आना चाहिए, डी वाले का 1 आना चाहिए, डी वाले का 1, फर्स्ट वाले का, ए वाले का सेकंड, ए वाले का सेकंड कौन सी मारा इसमें, और डी वाले का क्या आएगा, डी वाले का फर्स्ट। तो इसका ये ए वाला आंसर करेक्ट बन रहा है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी गई है हमें, इसे क्या करना है, बैलेंस करना है हमें, A B C X Y Z इनकी वैल्यू पता करना है।
तो पहले तो ये अपन रिएक्शन देख लेते हैं, ये रिएक्शन कौन सी है। अगर आप इसको जानते हो तो K2Cr2 की KCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है काय का, क्लोरीन का। ठीक, अब दूसरी बात अपन इसमें ये चेक करेंगे कि ये रिडॉक्स है कि नहीं है। तो आप इसमें देखोगे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखो तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। देखो पोटेशियम इधर कितना हो जाएगा प्लस, क्रोमियम +6 है, Cl-1 है, H2SO4 में सल्फर की +6 है, इधर क्रोमियम की आप देखोगे तो प्लस की 6 ही मिल रही है, सल्फर की प्लस की 6 ही मिल रही है और ऑक्सीजन की -2 मिल रही है। मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल तो नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के कई तरीके होते हैं। एक शॉर्ट तरीका जो रहता है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। क्या करना है आपको, आप ये करो कि इधर पोटेशियम कितने हैं और इधर पोटेशियम कितने हैं, ये मैच करना है अपने को। तो इसके लिए बैलेंसिंग करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो देखो पहले मैं अपन किसकी बात कर लें, अगर पोटेशियम की आप बात करो तो पोटेशियम इधर कितने हैं, 2 पोटेशियम है और A, तो 2A और कहीं है पोटेशियम, एक पोटेशियम B में भी है, तो B इक्वल टू, फिर इधर लिखेंगे अपन, इधर इसके देखो आप, इसमें पोटेशियम है क्या, नहीं है, पोटेशियम एक इसमें है, मतलब ये क्या है Y, और इसमें पोटेशियम है क्या, नहीं है, तो ये तो ये इक्वेशन बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 में हम देख लेते हैं क्या, क्रोमियम, क्रोमियम जो है उधर क्रोमियम कितने हो रहे हैं 2, A के आगे 2 लगाए तो क्या लिखेंगे अपन 2A लिखेंगे इसमें, और इस साइड क्रोमियम है क्या, नहीं है, इधर क्रोमियम क्या है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू X होना चाहिए। ठीक, ये इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्ड, किसका मैच कर लेते हैं, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इधर क्या हो रही है A, ऑक्सीजन देख रहे हैं अपन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है 7A, और इधर कहीं ऑक्सीजन है क्या, ये 4 ऑक्सीजन C में प्लस 4C, ऐसा करेंगे इक्वल टू, इधर ऑक्सीजन कितनी हो रही है 2, तो क्या हो जाएगा 2X, 2 क्या हो रहा है X, और इधर ऑक्सीजन कितनी हो रही है Y में कितनी हो रही है प्लस 4Y, Y में हो रही है ये, तो 4Y, 4 करना है भाई, 4Y प्लस इधर Z में कितनी हो रही है 1, तो Z, ये इक्वेशन हो गई इसकी ऑक्सीजन की। फोर्थ वाली अपन देख लेते हैं काय का, क्लोरीन का, Cl देख लो। तो Cl जो है वो देखें जरा क्या हो रहा है, Cl में एक ही Cl है तो इसको B बोल सकते हो आप, B, ये काय के लिए, पोटेशियम के लिए, क्रोमियम के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और ये किसके लिए बात चल रही है, क्लोरीन के लिए। क्लोरीन एक ही है इधर, इधर क्या होगा क्लोरीन इक्वल टू, क्लोरीन इधर क्या हो रहा है 2x, मतलब B इक्वल टू क्या होना चाहिए 2x। अब बचा कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देख लो जरा, 5th नंबर का हाइड्रोजन देख लो भाई। हाइड्रोजन उधर अपन देखेंगे तो हाइड्रोजन काय में है, इस वाले में, तो 2 क्या होगा 2C इक्वल टू, इधर हाइड्रोजन कहां पे है Y में, Y प्लस Z क्या होगा 2Z, आगे 2 लगाए तो अपन क्या करते हैं 2Z लगाते हैं। इस तरह से अपने को क्या करना है, इक्वेशन को जमाना पड़ेगा। तो 5 इक्वेशन हो गई अपनी। अब इनको अपने को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो सेटिस्फाई करेंगे अपन, तो देखो जरा क्या आना चाहिए, अगर मैंने A की वैल्यू क्या रख दी 1 रख दी, ये 1 रख दूंगा मैं इसमें, प्लस अगर मैं इसमें से ऑप्शन एक एक करके सबको मिलाना पड़ेगा, और जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं कौन सा। जैसे मैं नीचे से मिलाना चालू करूं तो इसमें क्या है 1 है, 1, और एक ही जगह क्या रखूंगा मैं 1 रखूंगा, और B की जगह क्या रखूंगा 4। तो A की जगह 1 रखा मैंने और B की जगह क्या रख दिया मैंने 4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 6। तो Y की वैल्यू क्या हो रही है, Y की वैल्यू 6 है क्या, तो है, तो ये करेक्ट हो रहा है, ये इससे मैच खा रहा है। दूसरा और चेक करके देख लो आप कि A2A इक्वल टू X होना चाहिए। तो 2A मतलब 2 हो जाएगा, और X क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो ये इसके इक्वल हो रहा है। तो इस तरह से अपने को ये चारों रिएक्शन को एक एक करके क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। अगर जिसमें पूरी रिएक्शन क्या हो रही है, मैच हो रही है, तो वो वाला आंसर हो जाएगा, जिसमें मैच नहीं हो रही है वो आंसर नहीं होगा। तो पहले अपन ने क्या किया, सबके A B C में इसको कन्वर्ट कर लिया, 5 इक्वेशन बना ली, और इसके बाद इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो आप इनको सबको बैलेंस करके देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा आंसर बन जाएगा, D इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। सारी रिएक्शन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। आप इसको देख लो, 2C क्या होता है, C इसमें क्या दिया है 6 लिया है। अगर अपन इसको देखें तो 2C की जगह क्या रखेंगे 6, तो ये इक्वल टू कितना आ रहा है, जैसे 12 आ रहा है। और यदि y की वैल्यू उधर कितनी दी गई है, y इक्वल टू क्या है 6 है, प्लस 2Z, Z की वैल्यू कितनी है 3, तो ये भी टोटल मिला के क्या हो रहा है 12 हो रहा है, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा बनेगा इसका D। बाकी के आप मैच करके देखोगे तो उसमें नहीं आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। एक एलिमेंट है जो एफसीसी स्ट्रक्चर शो करता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, एज लेंथ दी गई है और हमें उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक, तो डेंसिटी का फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जेड डिवाइडेड बाय इसका एवोगैड्रो नंबर, एन ए जिसको अपन बोलते हैं, इंटू ए क्यू एज लेंथ, इसकी वैल्यू रख रहे हैं अपन। अब एम इक्वल टू मास, मास का अपने को दिया ही गया है कितना, मास दिया गया है 60। एफसीसी के लिए जेड इक्वल टू क्या होता है बताएं, एफसीसी के लिए जेड इक्वल टू होता है 4 यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल। एवोगैड्रो नंबर दिया ही है 6.02 10 टू दी पावर कितना 23 इंटू, अच्छा एज अपने को क्या दी गई है, एज इक्वल टू दी गई है कितनी 400 पिकोमीटर। अगर इसको आप उसमें कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो 400 10 टू दी पावर माइनस का 10 क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर। और अगर इसका ए का क्यूब कर दो आप तो कितना हो जाएगा 64 10 टू दी पावर माइनस का 24 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको कहाँ रखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको क्या करनी है, इसमें कैलकुलेशन करनी है। तो इसकी आप कैलकुलेशन करके आप देखोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना 64 इंटू 4, ये 6 बच रहा है, और ये 10 टू दी पावर के माइनस क्या थे 24 और 23, तो इसमें मैं पॉइंट यहाँ पे लगा दूंगा तो ये 23 बचेगा, तो 6.4। अगर ये 6 यहाँ से चला गया तो ये क्या बचेगा 40 डिवाइडेड बाय 6.4 के अप्रॉक्स। तो लगभग क्या होगा 6 को अगर अपन 40 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सली जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो कौन सा आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द कॉम्प्लेक्स विच हैव द मैग्नेटिक मूवमेंट 3 क्या दिया 3.8। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अपने को निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू इक्वल टू अंडर रूट के अंदर n प्लस टू bm बोहर मैग्नेटॉन, ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हमने देखा है कि यदि अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक रहेगा तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बनता है 1 पॉइंट कुछ, 2 होता है तो 2 पॉइंट कुछ, और 3 होता है तो 3 पॉइंट कुछ। तो अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुल मिला के n की वैल्यू अगर आप ये पता कर लो कि n इक्वल टू क्या है, किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो 3 हो, n इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 3 मिल जाए अपने को तो वो वाला आंसर अपना हो जाएगा। तो अब अपन इसमें देखते हैं, तो इसमें तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तब आपको CFT लगाना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो आप VVT लगा सकते हो, VVT का यूज कर सकते हो। अब इसमें क्रोमियम जो है, क्रोमियम में ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2, और इसके लास्ट में क्या होने वाला है 4s 0 और 3d क्या होने वाला है 8, और d में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, d में इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं कितने 8, तो d में इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 8 हो रहे हैं। तो 8 होंगे अगर इलेक्ट्रॉन इसमें, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इसमें कितने आएंगे, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 आएंगे, तो अपने को तो 3 चाहिए। अगला इसमें आप CFT लगाओ, इसमें क्रोमियम दिया है अपने को, क्रोमियम और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी गई है +3 दी गई है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, अब +3 है तो क्रोमियम में 4s क्या हो जाएगा 0 और 3d क्या होने वाला है 3 होने वाला है, 3d 3 होने वाला है। और जब आप CFT लगाओगे तो आपको पता है T2G और EG को क्या कर लो सेपरेट कर लो, T2G और EG को आप क्या कर लोगे अलग कर लोगे। 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे भरे हो जाएंगे T2G में, ऊपर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। और चाहे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, चाहे तो लिगेंड अपना स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, यदि क्या है कंट्रीगेशन D3 है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीधे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने होने वाले हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 होने वाले हैं। तो इसका 3 हो रहा है तो इसका डायपोल मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट जो निकलेगा वो कितना निकलने वाला है 3.8 के समथिंग निकलने वाला है। तो अपना जो आंसर है वो एक्चुअल में क्या हो गया है, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी का आप निकाल के देखो, डी में अगर आप इसकी बात करो तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो रही है 3+ हो रहा है, और कितने हैं 6 है, तो आपको CF लगाना ही पड़ेगा CFT। तो क्या हो जाएगा डी में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे D5 होंगे,
डी कितने होने वाले हैं, D5, और D5 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो क्या होगा, T2G और EG, तो पांचों के पांचों जो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे वो पेयरिंग हो जाएगी इसमें, तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलने वाले हैं अपने को, नीचे मिलने वाले हैं। तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। ऐसे ही आप नीचे वाले का निकाल के देखोगे तो उसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अपने को नंबर ऑफ अनपेयर्ड ये निकालना है। Lu एटॉमिक नंबर कितना है 71, एटॉमिक मास कितना है 75, तो जैस एटॉमिक 175 है, सॉरी भाई इसमें गलत छप गया है, तो इसमें ये 175 होगा, ठीक। तो इसमें जो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इक्वल टू तो क्या होंगे 71, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, उतने ही होते हैं 71। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है A माइनस जेड, एटॉमिक मास इसका कितना है 175 माइनस 71, इसको आप सॉल्व करोगे तो 104, ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन। तो करेक्ट आंसर अपना जो बनेगा वो प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन 104 और इलेक्ट्रॉन भी 71, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDTA के बारे में, इथिलीन डाइअमीन सबको पता है। इथिलीन डाइअमीन का स्ट्रक्चर देख लो, CH2 इधर क्या होता है N, और इसमें कितने एसीटेट जुड़े हैं, 4 एसीटेट आयन जुड़े रहते हैं, CH2COH CH2, और इधर भी क्या होगा N, और इसको अपन बनाए ऐसा CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। तो इसमें कितने डेंटेड लिगेंड होता है, ये हेक्साडेंटेड, डोनर साइड 1 2 3, ये 4 5 और 6, और नाइट्रोजन कितनी डोनर साइड है 2, और ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो इसमें हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है ये, और 4 ऑक्सीजन होती हैं और 2 नाइट्रोजन होती हैं डोनर साइड में। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा होगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ग्रुप 15 जो रहता है उसमें जो अपन ने देखा है कि NH3 PH3 ASH3, फिर कौन SbH3, डाउन द ग्रुप चलने पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण NH3 का बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्ट से क्या हो जाता है ज्यादा। तो सबसे कम जो ऑर्डर अपना बनता है PH3 सबसे कम, फिर आता है ASH3, फिर आता है कौन NH3, और इसके बाद आ जाएगा SbH3, ये एक्सेप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर अपने को देखना है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 जो क्वेश्चन है वो है, ब्राउन रिंग का जो फॉर्मेशन होता है, एक नाइट्रेट जो रहता है इसका अपन टेस्ट लगाते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होता है NO3 का अपन टेस्ट लगाते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट वगैरह मिलाते हैं, तो यहाँ पर एक ब्राउन रिंग बनती है, ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है टेस्ट ट्यूब में। तो जो ब्राउन रिंग होती है वो काई से बनी होती है, FeH2O 5NO, और इधर क्या होता है ये NO पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है और बाहर 2 पॉजिटिव, या फिर बाहर SO4 लिखा रहता है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें अपने बार बार अपन पढ़ते हैं कि इसमें आयरन जो रहता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, अनस्टेबल होता है ये वाला कंपाउंड, ठीक। इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा आंसर होता है, ए इज द करेक्ट आंसर, बार बार पेपर में आता है। नाइट्रेट का टेस्ट है ब्राउन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम करना है आपको, ठीक। तो एक गैसें दी गई हैं और उनके नाम दिए गए। सबसे पहले एक दी गई है कौन सी, कोल गैस दी गई है। तो कोल गैस जो रहता है वो अपन किसको बोलते हैं, मीथेन को कोल गैस बोला जाता है। साइन गैस या सिंथेटिक गैस जो है वो किसको बोला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को। प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को। और जो नेचुरल गैस रहती है उसमें क्या आता है, उसमें H2 आता है, CH4 आता है और कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाले का क्या आना चाहिए, सेकंड, फर्स्ट वाले का, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कोल गैस, सॉरी कोल गैस, ये फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का थर्ड,
ये सॉरी कोल गैस अपन इसको बोलेंगे, कोल गैस जो रहेगी ये वाली रहेगी, कोल गैस कौन सी रहेगी, H2CH4 रहेगा। और साइन गैस तो अपन ने सही करी दी है, साइन गैस क्या हो जाएगी, साइन गैस ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रोड्यूसर गैस हो जाएगी कौन सी, डी वाले का क्या हो जाएगा, हाँ नेचुरल गैस, सॉरी नेचुरल गैस क्या है, मीथेन को नेचुरल गैस बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। और कोल गैस जो रहता है उसमें हाइड्रोजन और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन है कि डाइबोरेन स्ट्रक्चर सब जानते ही है, फेमस है, B2H6, B2H6 होता है। इसमें डाइबोरेन जो रहता है ब्रिज बॉन्ड बनाता है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है ये, ठीक। और इसमें बोरॉन जो रहता है इस पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो अपना कौन सा बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट रहते हैं वो +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप चलने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने लगती है, अनस्टेबल होने लगती है। उसका रीजन क्या था कि उसमें क्या होता है, जो थैलियम होता है इसमें +1 ज्यादा स्टेबल होती है किसके कंपैरिजन में, +3 के। और रीजन था इनर पेयर इफेक्ट। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो +3 में ज्यादा स्टेबल रहेंगे और डाउन द ग्रुप चलने पर +3 क्या होने लगती है, अनस्टेबल होने लगती है इनर पेयर इफेक्ट के कारण, ठीक। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। थैलियम रहेगा उसमें +3 क्या होती है, अनस्टेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब होता है कि जो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डाइबोरेन, अभी हाल अपन ने बनाया था B2H6, इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है तब भी इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डाइबोरेन, ये तो कंप्लीट कर ही लेगा, कार्बन कंप्लीट कर ही लेगा। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं ग्रुप 13 के, ग्रुप 13 के एलिमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 100 नंबर का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, अपन दो चीजों को मिक्स करते हैं और वो राउल्ट लॉ को क्या करते हैं, फॉलो। तो सी आंसर तो करेक्ट है। और जब भी आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो इनकी जो मिक्सिंग रहती है उसका डेल्टा एच 0 होता है और डेल्टा भी इक्वल टू भी क्या होता है, 0। लेकिन डेल्टा एस इक्वल टू क्या है, 0 नहीं होता है। एंट्रोपी 0 नहीं होती है, क्यों, क्योंकि अपन ने दो प्योर चीजों को अपन ने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। तो मिक्स होने के बाद वो इम्प्योर हो गई है, तो इम्प्योरिटी बढ़ गई है, मतलब रैंडमनेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसके लिए ये डेल्टा एस की वैल्यू क्या नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती, 0 नहीं होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसलिए जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए डेल्टा एक्स क्या होता है, एंट्रोपी चेंज रहता है, ये 0 नहीं होता है। तो ये अपना सेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।